सत्ता में, लेकिन अब बात करते हैं देश के नए संसद भवन की, जिसकी जमीन को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि राजनीतिक विवाद से ज्यादा ये विशेष पार्टी और विशेष गुट से जुड़े लोगों की सुनियोजित और सोची समझी रणनीति लग रही है, जिस पर क्लेश शुरू हो चुका है। इस विवाद की शुरुआत की है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। वैसे तो ये सांसद रह चुके हैं, असम में जमीयत उलेमा के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता भी हैं। इनका लंबा राजनीतिक परिचय है, लेकिन इनकी मुख्य विशेषता विवादित बयान है। हेट स्पीच को लेकर हमेशा ये हेडलाइंस में रहते हैं। आज भी अपने रिकॉर्ड को इन्होंने कायम रखा है। अब नए संसद भवन को लेकर बयान दिया है। आप जानिए उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। आप बदरुद्दीन अजमल का पूरा बयान सुनिए। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। यानी बदरुद्दीन अजमल का दावा है कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। उनका दावा है कि संसद का पूरा इलाका वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने लोकेशन बताते हुए कहा है कि दिल्ली में वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत में एक नया एयरपोर्ट वक्फ प्रॉपर्टी पर बना है, इजाजत भी नहीं ली गई है। इन सब पर मुसीबत आएगी और इनकी सरकारें जाएंगी। यानी बदरुद्दीन वक्फ की संपत्ति के मुद्दे पर सियासी बद्दुआ दे रहे हैं। यहाँ बदरुद्दीन अजमल ने दावा तो किया, लेकिन अपने दावे के पक्ष में कोई नया सॉलिड रिसर्च पेश नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिया, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं दिखाया। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान का पूरा संदर्भ वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा है। उन्होंने ये बयान वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार किया है और दावा किया कि 5 करोड़ लोगों ने जेपीसी को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है। बदरुद्दीन अजमल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर पूरा देश नाराज है, लेकिन उनके विरोधी दलों के नेता इससे सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में सोमवार और मंगलवार को खूब हंगामा हुआ था। अब शब्दों वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगे थे। विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब बदरुद्दीन के बयान के बाद विपक्षी दल अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से जुबानी हमले कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो इस तरह बता रहे हैं जैसे पूरा देश ही वक्फ हो। उनको इस तरह अनर्गल बयानबाजी, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें। जो वो बयान दे रहे हैं उससे तो ये साबित हो रहा है कि वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे कर रखे हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी भी हमारी है, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि दिल्ली के एयरपोर्ट भी हमारे हैं, दिल्ली के अंदर सारी जो बड़ी प्रॉपर्टी सब हमारी हैं, तो उनका मत क्या है वो दिख रहा है। एग्जामिन करने की चीज़ होती है, एविडेंस की चीज़ें होती हैं, और अतिरेक के बयान, अभी वक्फ को लेकर के बहस चल रही है। बदरुद्दीन अजमल खुद तो अपनी सीट नहीं बचा पाए और चर्चा में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना बहुत गंभीरता से इनके बयानों को ले भी नहीं रहा है। वक्फी संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है, रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों को हुई, अब वक्फी संपत्तियों पर भी है। ये समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है।
कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज पर नहीं जाएंगे, हम मुंह से बोल करके करेंगे। और हम जो जमीन का उपयोग कर लिए वह जमीन हमारी हो गई, तो यह मानसिकता तो टूटेगी ही। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के दावे बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह अनोखे हैं। आज आपको वक्फ बोर्ड के 10 ऐसे दावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर बड़ा विवाद है। ऐसे ही दावों के कारण वक्फ बोर्ड कई बार विवादों में घिरा। उस पर आरोप लगे कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। करीब 1 वर्ष पहले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में 500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेत पूरे गांव पर दावा कर दिया। 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई थी। नवंबर 2021 में वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा कर दिया था। लखनऊ में एक शिवालय पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया था। 2021 में वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका में 2 द्वीपों पर दावा किया था। जनवरी 2024 में वक्फ बोर्ड का हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर दावा था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में आईटी पार्क विकसित करने की आड़ में वक्फ की जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दी गई। इसके अलावा 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ के 132 संपत्तियों को अवैध माना था। बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ की जमीन की बात की है तो इसकी संपत्तियों के बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। एक हकीकत यह है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि दुनिया के करीब 50 देश जमीन के मामले में उससे छोटे पड़ जाएंगे। देश में वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख संपत्तियां हैं जो कुल 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी हो चुकी है। अगर भारत में जमीनी शक्ति के संदर्भ में समझें तो देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है जो कि 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ की जमीन है और फिर 9 लाख एकड़ की जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें यूपी नंबर 1 पर है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 संपत्तियां हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 33,147 संपत्तियां हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास 32,158 संपत्तियां हैं। यानी 8.5 लाख संपत्तियों में से करीब 2 लाख संपत्तियां तो इन्हीं तीनों राज्यों में हैं।